गुड मॉर्निंग। आज सीएमए इंटर पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का एमसीक्यू प्लस जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज होगा और किसी को भी नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें मैसेज कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। देखिए आगे थ्योरी क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर का उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे। तो स्टार्ट कर रहे चैप्टर 1 से, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर 1। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे पहले एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ भी है आपका। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शंस का डिफरेंसेस बताइए, क्या होता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शंस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, देखिए कॉस्ट कंट्रोल हैज द ऑब्जेक्टिव टू अचीव cost target while cost reduction is concerned with only reducing cost। बोलता है कॉस्ट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा जितना जो टारगेट खर्चा दिया है उतना तक ही जाएंगे, उसी को अचीव कर लेंगे, बस इतना। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको सपोज खर्चा करना है 10,000 रुपया, तो आप उसका टारगेट आपका 10,000 है, तो 10,000 का टारगेट ठीक को ही अचीव करना है, उससे ज्यादा में नहीं जाना है। कम से कम खर्चा 10,000 तक का टारगेट आपका लिमिट बना दिया गया। कॉस्ट कंट्रोल हैज द ऑब्जेक्टिव टू अचीव कॉस्ट टारगेट। कॉस्ट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है अपना टारगेट कॉस्ट को अचीव कर लेना। दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन का पर्पस क्या है? कॉस्ट रिडक्शन का पर्पस है कि मेरा खर्चा कम से कम कितना हो सकता है, मतलब रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, याद रखिएगा। और कॉस्ट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव करना टारगेट कॉस्ट, बस इतना याद रखना। आगे देखिए, बोलता है कॉस्ट रिडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कॉस्ट रिडक्शन एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड हैज नो एंड, मतलब कम से कम आप जितना खर्चा कम कर सके उतना में लाना है, मतलब 1 रुपया तक आ जाए 1000 रुपया से। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल बोलता है कि जिस समय आपका टारगेट अचीव हो गया वहां खत्म हो जाता है कॉस्ट कंट्रोल। याद रखिए, कॉस्ट कंट्रोल एंड्स व्हेन टारगेट आर अचीव्ड, याद रखिएगा। तीसरा, कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद स्टेबलाइज स्टैंडर्ड। मतलब कॉस्ट कंट्रोल एक तो जब करते हैं तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन का कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल एक तो प्रिवेंटिव फंक्शन है और कॉस्ट रिडक्शन क्या करेक्टिव फंक्शन है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइज नो कंडीशन इज परमानेंट। कॉस्ट रिडक्शन बोलता है कोई परमानेंट कंडीशन नहीं, जितना कम हो सके कम कर दीजिए खर्चा, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में टारगेट अचीव हो गया उसके बाद बंद कर देंगे अपने। तो मेन डिफरेंस यही था। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है, डिफरेंशियल बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बोलता है प्रोवाइड जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन लाइक पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन देता है, कंपनी का बैलेंस शीट बताता है, ऑडिट रिपोर्ट बताता है, पीएल अकाउंट बताता है। ठीक है, सबको बताता है, कंपनी का ओनर को भी बताएगा, आउटसाइडर भी जान सकता है। जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, जो शेयर लिया, उसको भी बैलेंस शीट भेजी जाती है, वो भी जान सकता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलता है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहता है कोई पार्टिकुलर मैटर के ऊपर, और वो कंपनी के अंदर ही रहता है, बाहर वाला जान नहीं सकता, और ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहता है, याद रखिएगा। रिलेटेड टू, जिसके बेसिस में डिसीजन लिया जाता है। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा जिसके बेसिस में डिसीजन लिया जाएगा। अल्टीमेटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, डिसीजन मेकिंग टूल्स है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टूल्स है। ये रिपोर्टिंग टूल है, ये डिसीजन मेकिंग टूल्स है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट बोलता है इंफॉर्मेशन फॉर ओनर्स एंड आउटसाइडर्स। बोलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, पीएल अकाउंट बनाया जाता है, वो ओनर को दिया जाता है, प्लस बाहर का पार्टी को भी दिया जाता है जो कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है इंफॉर्मेशन इज फॉर मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो भी काम करते हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास रहता है, वो बाहर डिस्क्लोज नहीं होता है। बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑल कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन कवर, और आप बोल सकते हैं ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कवर। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, याद रखिए, सिर्फ पैसा का लेन देन जितना है सब कवर होगा। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो है, कोई डिसीजन मेकिंग, किसी को आप हटा दिए एम्प्लॉय को, किसी को रखे, तो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ रहता है, इंटरनल ट्रांजेक्शन रहता है। देखिए, ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को सिर्फ कवर करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को भी कवर करता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करता है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से होता है, लवर ऑफ द कॉस्ट और एनआरवी, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमेशा स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट के बेसिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेशन कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या है वही समझ लीजिए, काफी है। ऑपरेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑपरेशन इन्वॉल्व इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस और बिजनेस एक्टिविटी। मतलब स्पेसिफिक ऑपरेशन के ऊपर जो खर्चा है उसको बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्ट। द कॉस्ट यूनिट इन दिस मेथड इज द ऑपरेशन। कॉस्ट यूनिट क्या है? ऑपरेशन है, प्रोसेस नहीं है, याद रखिएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन कंडक्टिंग ए बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को इनकर्ड करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ कंसर्न व्हिच डू नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट बट व्हिच प्रोवाइड सर्विस। याद रखिए, वह खर्चा है, इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ माने किसी भी कंसर्न का वह खर्चा है जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है लेकिन सर्विस प्रोवाइडिंग में होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर। बिहेवियर के बेसिस में कॉस्ट को 3 भाग में बांटा गया, 3 डिवीजन किया गया है, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब एमसीक्यू करा रहे हैं इस चैप्टर का, एकदम डायरेक्टली आ जाइए। गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। आज पहला चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। सारा एमसीक्यू चैप्टर वाइज होगा और डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूं, एकदम डायरेक्टली। देखिए, पहला जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका एमसीक्यू करा रहा हूं। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1, जॉइंट कॉस्ट इज सुटेबल फॉर। जॉइंट कॉस्ट किस इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है? आंसर होगा ऑयल इंडस्ट्री। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड किस इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है? स्टील इंडस्ट्री। बैच कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर। बैच कॉस्टिंग किसके लिए सुटेबल है? फार्मा इंडस्ट्री। फिर से सुनिए, जॉइंट कॉस्ट किस इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है? ऑयल इंडस्ट्री। जॉइंट कॉस्ट ऑयल इंडस्ट्री के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड किसके लिए सुटेबल है? स्टील इंडस्ट्री। और बैच कॉस्टिंग किसके लिए सुटेबल है? फार्मा इंडस्ट्री। फिर से देखिए, जॉइंट कॉस्ट ऑयल इंडस्ट्री, प्रोसेस कॉस्टिंग स्टील इंडस्ट्री और बैच कॉस्टिंग फार्मा इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया। आगे देखिए, कॉस्ट यूनिट ऑफ ए हॉस्पिटल इंडस्ट्री। हॉस्पिटल में क्या होता है? पेशेंट होता है। पेशेंट का किस बेसिस में यूनिट कैलकुलेट किया जाए? डेज बेसिस में, तो पेशेंट डेज होगा। याद देखिए, कॉस्ट यूनिट ऑफ ए हॉस्पिटल इंडस्ट्री का कॉस्ट यूनिट क्या होगा? पेशेंट डे। कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होता है? व्हीकल्स, जहां गाड़ी बिक्री होती है, व्हीकल्स इंडस्ट्री है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कॉस्ट यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ व्हीकल्स। याद रखिएगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में पेशेंट डे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर ऑफ व्हीकल्स। कॉस्ट यूनिट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में आपको पता है स्टूडेंट की ईयर बेसिस में होता है, तो कॉस्ट यूनिट फॉर एजुकेशन इज स्टूडेंट ईयर। डिप्रिसिएशन इज एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट। याद रखिएगा, डिप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, डिप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। टिकट काउंटर इन ए मेट्रो स्टेशन इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू सेंटर। टिकट काउंटर, मेट्रो स्टेशन में जो टिकट काउंटर रहता है वो क्या चीज का एग्जांपल है? रेवेन्यू सेंटर का एग्जांपल है। प्रॉफिट इज द रिजल्ट, प्रॉफिट इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेरिंग फैक्टर्स। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सेल्स माइनस कॉस्ट कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है। तो प्रॉफिट में 2 फैक्टर होते हैं, एक सेल्स होता है और एक होता है कॉस्ट। याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनिएगा। ए रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन विच ए मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट। मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट ओनली इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। रेस्पॉन्स, कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है जिसके लिए मैनेजर सिर्फ क्या चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? कॉस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल। मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर कॉस्ट, सो दैट इट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। फिर से ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन विच ए मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विथ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज से कंसर्न है? मैनेजमेंट से कंसर्न है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन किस बेसिस में होता है?
कॉस्ट के बेसिस में, बस इतना याद रखिएगा। डैश कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इंकर्ड इन द पास्ट। याद रखिए संक कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, पास्ट कॉस्ट बोलते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होता है। संक कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिकवरेबल कॉस्ट। तो यार डैश कॉस्ट आर कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट। डैश कॉस्ट आर नॉट कंसिडर फॉर डिसीजन मेकिंग, अभी बताए थे संक कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से सुनिएगा, देखिए ठीक है। डैश एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में कौन सा एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूडेड होता है? नोशनल। नोशनल एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। Which of the following is an example of functional classification of cost? Factory overhead is an example of functional classification of cost. Dash is anything for which a separate measurement of cost is required. Cost object is anything for which a separate measurement of cost is required. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18. Differential cost is the change in the cost due to change in एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल? इट्स एंड्स व्हेन द टारगेट आर अचीव्ड। कॉस्ट कंट्रोल कब खत्म कर देंगे? जब हम लोग का टारगेट अचीव्ड हो जाएगा। याद रखिए इट्स एंड व्हेन द टारगेट आर अचीव्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस होता है वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव फॉरगोन। इसका मतलब समझिए, सपोज मैंने अपना घर खरीद लिया, तो जब मैं अपना घर खरीद लिया तो अब मैं रेंट नहीं दूंगा, भाड़ा का जो पहले जो भाड़ा का घर था उसका रेंट लगता, या मैं अपने घर में रहता या भाड़ा के घर में रहता। तो भाड़ा का घर का जो रेंट मेरा बच गया, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव ऑप्शन था उसका जो पैसा बचा मेरे पास, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव फॉरगोन मतलब अपने घर में रह रहे हैं तो भाड़ा का पैसा नहीं लगा, तो भाड़ा का जो पैसा था वही अल्टरनेटिव ऑप्शन का जो पैसा था वो बचा, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन में रेलिवेंट कॉस्ट लगता है, ये मैचिंग में आता है। रेलिवेंट कॉस्ट दिया रहेगा, आपको स्पेसिफिक सिचुएशन को लेना पड़ेगा। नोशनल कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट को ही नोशनल कॉस्ट बोलते हैं। नोशनल कॉस्ट मींस इंप्यूटेड कॉस्ट। आगे देखिए, ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल मींस द सेम थिंग। गलत बात है, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल दोनों अलग अलग चीजें हैं। नोशनल कॉस्ट एंड इंप्यूटेड कॉस्ट मींस द सेम थिंग, अभी बताया था, एकदम ट्रू है। नोशनल कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट दोनों एक ही चीज है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई ब्रांच नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन द कॉस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। कॉस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं लिया जाता है। कन्वर्जन कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कॉस्ट गलत बात है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये फॉल्स लिखा हुआ है। मल्टीपल कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, फॉल्स, याद रखिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, एकदम ट्रू है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, ये ट्रू है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एकदम गलत बात है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल और कॉस्ट कंसेप्ट को यूज करके अपना कैलकुलेशन करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। all store items such as lubricant oil, cotton waste etc. is regarded as direct material cost, false है। इतना देखिएगा, आपके लिए इनफ है। थैंक यू। चैप्टर 2 का थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे। देखिए थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड स्टेट द अजम्पशन अंडरलाइंग ईओक्यू। ठीक है, समझिएगा ईओक्यू क्या होता है। बोलता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस ऑर्डर को बोलते हैं जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम होगा। याद रखिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर उस साइज को बोलते हैं जहां पर कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम होगा, उसी साइज को बोला जाता है, उसी ऑर्डर को इकोनॉमिक ऑर्डर बोला जाता है।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला जाता है। एजम्पशंस क्या क्या है, इसका 3 एजम्पशन है। बोलता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पर annum आर नोन एंड दे आर फिक्स। बोलता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पर annum के बेसिस में होगा और वह हम लोग को पहले से पता होगा और वो फिक्स होगा। ठीक है, पहले से पता होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पर annum बेसिस में होगा और वो फिक्स होगा और पहले से पता होगा। और एंटिसिपेटेड यूजेस मतलब मटेरियल का यूज जो एंटिसिपेटेड यूजेस ऑफ मटेरियल इन यूनिट इज नॉन, मतलब यूसेज ऑफ मटेरियल, हम साल भर में कितना मटेरियल यूज करेंगे हमको पहले से पता होगा। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इट इज नॉन एज वेल, मतलब कॉस्ट पर यूनिट जो है मटेरियल का हम लोग कांस्टेंट होगा और हम लोग से पहले से पता होगा। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पर annum हमको पहले से पता होगा और फिक्स होगा। मटेरियल का यूजेस कितना होगा साल भर में वो हम लोग को पहले से पता होगा और कॉस्ट पर यूनिट हमको पहले से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट इन टाइम। याद रखिए जस्ट इन टाइम क्या होता है। देखिए जस्ट इन टाइम इज अ प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी दैट इंप्रूव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग इन्वेंटरी एंड एसोसिएट कैरिंग कॉस्ट। याद रखिए अल्टीमेटली जस्ट इन टाइम क्या बोलता है, ये एक तो प्रोडक्शन का स्ट्रेटेजी है जिसका पर्पस है कंपनी का रिटर्न को ज्यादा देना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आता है वो ज्यादा आए। वो कैसे आएगा, जो कंपनी अपना स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो बोलता है कम से कम रखे, जैसे ऑर्डर आया संगे संग स्टॉक दे दे, मतलब स्टॉक को ज्यादा होल्ड करके ना रखे। तो स्टॉक को होल्ड नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, गोडाउन का खर्चा बचेगा और कंपनी का स्टॉक को मेंटेनेंस का खर्चा बचेगा, उसके कारण रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। देखिए इन शॉर्ट द जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम फोकस ऑन द राइट मटेरियल एट द राइट टाइम, मतलब राइट मटेरियल मिलना चाहिए हमको राइट टाइम में, राइट प्लेस में एंड एग्जैक्ट अमाउंट में, विच विदाउट द सेफ्टी नेट ऑफ इन्वेंट्री, बिना इन्वेंट्री को होल्ड किए हुए। याद रखिएगा तो अल्टीमेटली जस्ट इन टाइम में क्या होता है, राइट मटेरियल दिया जाता है राइट टाइम में, राइट प्लेस में एंड राइट अमाउंट में। ठीक है, बिना स्टॉक को होल्ड किए, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिन होल्ड नहीं करेंगे, उसके कारण हम लोग का कैरिंग कॉस्ट कम लगेगा, उसके कारण कंपनी को रिटर्न अच्छा आएगा। अब इस चैप्टर का एमसीक्यू में आ रहे हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 8, सीएमए इंटर पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का एमसीक्यू का दूसरा क्लास है और आज का टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट, जो आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहला चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट और हम लोग का आज दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट अंडर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो दूसरा चैप्टर का एमसीक्यू करा रहे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। 30-35 एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और आपका 40 नंबर का एमसीक्यू आपको पता है एग्जाम में आता है, पास होने में बहुत बड़ा रोल है इसका। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक एमसीक्यू कंसेप्चुअली समझ जाइए, आपको याद रह जाएगा। एक बार क्लास सुन लीजिएगा, पूरा एमसीक्यू याद रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल। कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, मटेरियल, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा उसी में लगता है। और दूसरा रीजन है, यदि मटेरियल होगा तभी लेबर उस पर काम कर पाएंगे, तभी ओवरहेड का खर्चा होगा। तो मटेरियल जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कॉस्ट का, याद रखिएगा, क्योंकि मटेरियल नहीं होगा तो और कुछ नहीं होगा, कोई चीज का जरूरत नहीं होगा। तो मटेरियल को इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा देखिए, डायरेक्ट मटेरियल इज ए, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट होता है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट होता है। आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया है, ऑल ऑफ द अबव दिया है या नन ऑफ द अबव दिया है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, नन, ये कोई सा भी ऑप्शन चारों में से नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट बोल के कोई ऑप्शन नहीं दिया है और डायरेक्ट मटेरियल हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल मतलब होता है रेगुलर, तो कंटिन्यूअस किसका पार्ट है, रेगुलर का पार्ट है। तो कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। स्टॉल लेजर को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मानते हैं, याद रखिएगा, स्टॉल लेजर को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आपका जो दिया हुआ है स्टडी मेट में गलत दिया हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। नॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं? सिंपल भाषा में वह लॉस जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको नॉर्मल लॉस बोला जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है आपका। पिल्फरेज, पिल्फरेज मतलब होता है आपका जो छोटा मोटा चोरी, तो पिल्फरेज तो होगा ही नहीं क्योंकि पिल्फरेज हमेशा एबनॉर्मल लॉस होता है। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, ये भी एक एबनॉर्मल लॉस है। लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ये भी एक एबनॉर्मल लॉस है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दिस, याद रखिएगा। तो इसका आपका स्टडी मटेरियल में हो सकता है ऑप्शन नंबर ए दिया हो या ऑप्शन नंबर 3 होगा, लेकिन इसका एक्चुअल में आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से सारा एबनॉर्मल लॉस दिया है, नॉर्मल लॉस दिया ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज, डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये आप बचपन से पढ़े हुए हो। डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल कॉस्ट। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल, ये पहला क्वेश्चन ही मैंने बताया था। द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होगा? मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लेग बिहाइंड द करेंट इकोनॉमिक वैल्यू, बोलता है करेंट इकोनॉमिक वैल्यू के बेसिस में होता है। ध्यान से देखिएगा, बोलना क्या चाहता है, करेंट वैल्यू का स्टॉक बचा होगा, जो स्टॉक पहले आया उसको पहले सेल किए होंगे, मतलब करंट इकोनॉमिक वैल्यू मतलब करंट वैल्यू का स्टॉक आज के दिन बचा हुआ है। तो करंट वैल्यू का स्टॉक आज के दिन बचा हुआ है मतलब जो माल पहले आया पहले बेचे हैं। ऑब्वियसली यदि कोई माल पहले आया और पहले बेचे हैं तो कौन सा मेथड में ये होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड बोलते हैं इसको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्राइसिंग मेथड, फीफो मेथड। फीफो मेथड में करंट इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक बचा हुआ रहता है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लेग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू, करंट इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक को बेचा जा रहा है, रखा जा रहा है, तो किस मेथड में? फीफो मेथड में। एकदम सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इश्यू ऑफ मटेरियल आर प्राइस एट प्री डिटरमाइंड रेट, प्री डिटरमाइंड रेट याद रखिएगा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में यूज होता है। प्री डिटरमाइंड रेट किस में यूज होता है? स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्मूथ्स आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन व्हेन मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएट वाइडली। बोलता है कौन सा मेथड को स्मूथ माना जाता है जब मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट करता है। तो जब मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट होगा मतलब ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है, जनरली ऊपर की तरफ जाता है। तो जब मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो हम लोग ऐसा मेथड लेंगे जो मेरा ऊपर का प्राइस अप प्राइस को भी कंसीडर करेगा और डाउन प्राइस को भी कंसीडर करेगा। तो वो कौन सा मेथड होता है? वो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड होता है, जिसमें एवरेज निकाल लेते हैं, ऊपर और नीचे दोनों प्राइस का एवरेज निकाल लेते हैं। तो जब मटेरियल का जब प्राइस काफी फ्लक्चुएट होता है तब हम लोग वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करते हैं। बस। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द FSN सिस्टम, FSN मतलब F होता है फास्ट मूविंग गुड्स, S होता है स्लो मूविंग गुड्स एंड N होता है नो मूविंग गुड्स। अंडर द FSN सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री यूज। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री यूज। बहुत सिंपल है। अंडर द FSN सिस्टम, under the FSN system of inventory control, inventory is classified based on frequency of item of inventory used। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मटेरियल आर इशूड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, मटेरियल इशू हो रहा है एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में, बेस्ड ऑन मतलब मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में। यदि मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो मटेरियल ट्रांसफर नोट के बेसिस में बेस हो गया। देखिए मटेरियल ट्रांसफर नोट, मटेरियल आर इशूड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस बेस्ड ऑन मटेरियल ट्रांसफर नोट। स्टोर लेजर इज केप्ट एंड मेंटेन इन कोस्ट ऑफिस, स्टोर लेजर कहां पर केप्ट माने रखा जाता है और मेंटेन किया जाता है? कोस्ट ऑफिस में, या कोस्ट डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, तो कोस्ट ऑफिस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, गुड्स रिसीव नोट इज प्रिपेयर बाय द, गुड्स रिसीव नोट रिसीविंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। याद रखिए, गुड्स रिसीव नोट इज प्रिपेयर बाय द रिसीविंग डिपार्टमेंट।
ट्रांसफर ऑफ सरप्लस मटेरियल फ्रॉम वन जॉब और वर्क ऑर्डर इज रिकॉर्डेड इन मटेरियल ट्रांसफर नोट। याद रखिए, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस मटेरियल फ्रॉम वन जॉब और वर्क ऑर्डर इज रिकॉर्डेड इन मटेरियल ट्रांसफर नोट। ये बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 16, डेज इज डिस्काउंट अलाउड टू द बल्क परचेजर। बल्क में जो परचेज करेगा, उसमें जो क्वांटिटी में माल खरीदेगा, उसको कौन सा डिस्काउंट मिलेगा? लॉजिकली क्वांटिटी डिस्काउंट। बल्क परचेजर मतलब क्या? जो बल्क में माल खरीद रहा है, क्वांटिटी में माल खरीद रहा है, तो उसको कौन सा डिस्काउंट देना चाहिए? क्वांटिटी डिस्काउंट। लॉजिक है, डेज इज डिस्काउंट अलाउड टू द बल्क परचेजर, क्वांटिटी डिस्काउंट। Dash is a document which records the return of unused material. The return of unused material किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? Material return note में। याद रखिएगा, Material return note में। अब देखिए ट्रू फॉल्स, ध्यान से सुनिएगा। वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ मटेरियल हैव स्मॉल रियलाइजेबल वैल्यू। याद रखिए, वेस्ट एंड स्क्रैप का लार्ज वैल्यू भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि रियलाइजेबल वैल्यू स्क्रैप का स्मॉल हो, इट मे बी लार्ज। तो वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ मटेरियल हैव स्मॉल रियलाइजेशन वैल्यू जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इट मे बी लार्ज रियलाइजेशन वैल्यू। स्लो मूविंग मटेरियल हैव ए हाई टर्नओवर रेशियो, ये भी गलत है। स्लो मूविंग मटेरियल हैव ए लो टर्नओवर रेशियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हाई टर्नओवर रेशियो हो, ये भी गलत दिया हुआ है। बीन कार्ड आर नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। याद रखिए, बीन कार्ड कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट है, काउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं है। एकदम सही लिखा हुआ है, बीन कार्ड आर नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिकॉज बीन कार्ड आर द पार्ट ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 21, एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। एकदम सही लिखा हुआ है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22, स्टोर लेजर इज मेंटेन इनसाइड द स्टोर बाय स्टोर कीपर। याद रखिए, स्टोर लेजर कहां पर माने मेंटेन और किया जाता है? स्टोर लेजर मेंटेन किया जाता है कॉस्ट ऑफिस में या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। ये गलत लिखा हुआ है, स्टोर लेजर इज मेंटेन इनसाइड द स्टोर बाय स्टोर कीपर, ये गलत लिखा हुआ है। स्टोर लेजर मेंटेन किया जाता है कॉस्ट ऑफिस या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, फॉल्स होगा ये। अब देखिए, मैचिंग का एक तो सिंपल सा सम है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आ जाइए, देखिए मैचिंग का एकदम सुन लीजिए एक बार, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। स्टोर लेजर अभी बताए थे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस। एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल क्या होगा? एबीसी एनालिसिस। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, जस्ट इन टाइम। प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग मटेरियल, अभी ऊपर बताए थे, FSN एनालिसिस। अनअवॉइडेबल रेसिड्यू मटेरियल, अनअवॉइडेबल रेसिडुअल मटेरियल, कंट्रोल ऑफ स्क्रैप होगा। सिंपल सा चीज है, इतना याद रखिएगा। थैंक यू। चैप्टर 3 का थ्योरी क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज लेबर टर्नओवर एंड व्हाट आर इट्स मेथड्स। लेबर टर्नओवर क्या है, उसका मेथड्स क्या क्या है। देखिए, लेबर टर्नओवर बोलना क्या चाहता है? देखिए, लेबर टर्नओवर मतलब ट्रेंड ऑफ चेंज ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। मतलब जो लेबर फोर्स, जो कंपनी का लेबर चेंज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब किसी लेबर को दूसरा कंपनी में नौकरी मिला तो उस कंपनी में चला गया, तो उस कंपनी को छोड़ दिया, तो इसका अल्टीमेटली क्या, जो ट्रेंड है चेंज ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। याद रखिए, जो चेंज लेबर फोर्स जो चेंज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को लेबर टर्नओवर बोलते हैं। याद रखिएगा, लेबर टर्नओवर में बी कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग 3 मेथड्स। 3 मेथड है, देखिए, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड। रिप्लेसमेंट में बोलता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना रिप्लेस हुआ, उसको टोटल एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड करके निकाला जाता है। सेपरेशन में बोलता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना सेपरेट हुआ, उसको निकालते हैं। और फ्लक्स मेथड मतलब दोनों का एवरेज कर देंगे तो फ्लक्स मेथड आ जाएगा। अब इस चैप्टर का एमसीक्यू में आ रहे हैं, आ जाइए। चैप्टर 3 का एमसीक्यू करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर का नाम। अंडर द हाई वेज प्लान ए वर्कर इज पेड ए टाइम रेट हायर देन द यूजुअल रेट। इधर जो लिखा हुआ है ब्लैक में ये आंसर है और ये रेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है हायर वेज प्लान में क्या होता है,
वर्कर को हाई वेजेस देते हैं, सिंपल भाषा में यही होता है। तो आप लिखा है अंडर द हाई वेज रेट प्लान ए वर्कर इज पेड एट ए टाइम रेट हायर देन द यूजुअल रेट। यूजुअल रेट जो नॉर्मल रेट है उससे ज्यादा दिया जाता है हाई रेट में। सिंपल सा पता है, सिंपल सा चीज है। हाई वेज प्लान में हम यूजुअल रेट जो नॉर्मल रेट है उससे ज्यादा वेजेस देंगे, हाई रेट का वेजेस देंगे। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 2, cost of ideal time arising due to non availability of raw material अवेलेबल नहीं है, उसके कारण कुछ आइडियल टाइम हो गया। तो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उसके कारण यदि कोई आइडियल टाइम होता है तो वो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में चार्ज होगा। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर, ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी, देखिए अर्जेंट ऑर्डर के कारण ओवर टाइम हुआ है, तब ओवर टाइम का जो है खर्चा ओवरहेड कॉस्ट में चार्ज हो जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आता है, चार्ज टू ओवरहेड कॉस्ट। वेस्ट सीट इज प्रिपेयर्ड बाय पेरोल डिपार्टमेंट, वेस्ट सीट कौन बनाता है? पेरोल डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय, टाइम एंड मोशन स्टडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। पेरोल डिपार्टमेंट क्या बताता है? वेजेस सीट, सैलरी सीट पेरोल डिपार्टमेंट बनाता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? टाइम एंड मोशन का स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। याद रखिए, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस या नंबर ऑफ वर्कर सेपरेशन हुआ, सब चीज लेबर टर्नओवर के अंदर आता है। आइडियल टाइम इज टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, जिस टाइम में वर्कर लोग काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, उसी को आइडियल टाइम बोलते हैं। टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क माने वर्क ऑफ क्या रहेगा? ओवर टाइम इज एक्चुअल आवर बीइंग मोर देन नॉर्मल टाइम्स, जब नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम करता है, एक्चुअल आवर यदि नॉर्मल आवर से ज्यादा होगा टाइम का, जैसे 8 घंटा की जगह आप 9 घंटा काम कर रहे हो, उसी को 1 घंटा को ओवर टाइम बोलते हैं। टाइम कीपिंग रिफर्स टू टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन फैक्ट्री। याद रखिए, टाइम कीपिंग मतलब जो वर्कर ने टाइम दिया है फैक्ट्री में। टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय, अभी बताए थे टाइम एंड मोशन स्टडी आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है। क्वेश्चन नंबर 11, लेबर प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या चीज को कंपेयर करने से होता है? टोटल आउटपुट विद टोटल मेन आवर। या देखिए, टोटल आउटपुट को टोटल मेन आवर से कंपेयर कर देंगे तो हो जाएगा, या एक्चुअल टाइम को स्टैंडर्ड टाइम के साथ कंपेयर कर देंगे तब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द टाइम सेव इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम देन द वेज अंडर रोवन एंड हल्से प्रीमियम प्लान ऑन कंपेरिजन गिव्स। याद रखिएगा, हमेशा रोवन प्लान में ज्यादा वेजेस मिलेगा, मोर वेजेस टू वर्कर अंडर रोवन प्लान देन हल्से प्लान। याद रखिएगा, यदि टाइम से 50% से कम होगा तब मोर वेजेस 90% टाइम, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा रोवन वेजेस में ही ज्यादा मिलता है, तो हमेशा आंसर इसे ही लिखेगा, मोर वेजेस टू वर्कर अंडर रोवन प्लान देन हल्से प्लान। आइडियल टाइम इज द टाइम अंडर विच, आइडियल टाइम क्या है? नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय द वर्कर, जब वर्कर बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं आइडियल टाइम। और आइडियल टाइम में पूरा वेजेस देना पड़ता है वर्कर को, याद रखिएगा, फुल वेजेस पेड टू द वर्कर। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, हाई लेबर टर्नओवर। बहुत सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट स्कीम if a worker fails to complete the task within the standard time, वर्कर ने स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम नहीं किया तो उसको सिर्फ 83% पीस वर्क रेट मिलेगा, 83% टोटल वेजेस का मिलेगा। यदि स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम नहीं किया तो 70% डिडक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान ऑफ पेमेंट वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर नॉट ग्रांटेड। याद रखिएगा, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब याद है, फिल इन द ब्लैंक। In a company there are 1200 employee on the roll at the beginning of the year and 1180 at the end. Beginning में 1200 है और end में 1180 है। During the year 120% left service and 90% replacement were made. Labor turnover flux method जब भी बोलेगा याद रखिएगा, आपका जो 2 मेथड होता है, तो सेपरेशन और रिप्लेसमेंट का एवरेज कर देंगे तो फ्लक्स मेथड बन जाएगा। तो एवरेज करने के लिए आपको 1200 प्लस 1180 डिवाइडेड बाय 2 जो आएगा 120 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2, तो 120 प्लस 96 का जो एवरेज आएगा उसको इसके एवरेज से डिवाइड कर देंगे, 9.08 आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2, इन डे सिस्टम 2 पीस रेट आर सेट फॉर ईच जॉब। याद रखिए टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। इन डे सिस्टम बेसिक ऑफ वेजेस पेमेंट इज द क्वांटिटी ऑफ वर्कर। याद रखिए पीस रेट सिस्टम में पीस के बेसिस में पैसा दिया जाता है। द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग वेजेस अंडर टाइम रेट में क्या होगा, टाइम को रेट के साथ इंटू कर देगा, आवर वर्क को रेट के साथ इंटू कर देंगे। टाइम रेट में बोलता है वेजेस अंडर टाइम रेट में कैसे मिलेगा, टाइम को वेजेस के साथ इंटू करना है बस। इन हलसे प्लान ए वर्कर गेट बोनस इक्वल टू 50% ऑफ द टाइम सेव। याद है कि हलसे में 50% जितना टाइम सेव करेगा उसका 50% ही बोनस मिलेगा। अंडर जेन टास्क बोनस प्लान नो बोनस इज पेबल टू वर्कर इफ इज एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल आइडियल टाइम का याद है कि फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होता है। यदि एबनॉर्मल आइडियल टाइम होता है तो कॉस्टिंग पीरियड में ले जाते हैं, लेकिन नॉर्मल आइडियल टाइम का कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। आइडियल टाइम अराइज ओनली व्हेन वर्कर आर पेड ऑन टाइम बेसिस। सिंपल सा चीज। नॉर्मल आइडियल टाइम कॉस्ट शुड बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड एंड एबनॉर्मल चार्ज होगा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। नोशनल कॉस्ट क्या इंप्यूटेड कॉस्ट है। सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स इज रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स माइनस किया जाता है। Which among the following is not a part of cost accounting? Profit sharing cost accounting का पार्ट नहीं है। Cost incurred due to shortage of stock is known as out of stock cost बोलते हैं। सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए देयर इज अ प्रॉफिट एज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 20,000 रुपया। डोनेशन नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में डोनेशन 8,000 रुपया का नहीं दिया गया है, नहीं लिया गया है। व्हाट शुड बी द प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा, 20,000 प्लस 8,000 28,000 होगा, 28,000 होगा। नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है। थैंक यू। चैप्टर 4 का एमसीक्यू एंड थ्योरी क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू एंड थ्योरी क्वेश्चन, आगे एमसीक्यू करा रहा हूँ, फिर थ्योरी क्वेश्चन में आएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन 1 एमसीक्यू फिर इन द ब्लैंक। ठीक है, एमसीक्यू है ये। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, नोट चाहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया, उसमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज आपको मिल जाएगा। रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स इज ₹89,000 एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस दिया हुआ है 22,000 रुपया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने बोला है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में याद रखिएगा रॉयल्टी प्लस डेवलपमेंट चार्जेस, डिजाइन चार्जेस जितना होगा सब ऐड कर दीजिएगा। तो 89,000 प्लस 22,000 जोड़ेंगे 1,11,000 आ जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेस इंक्लूड्स इंप्यूटेड कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल्लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंप्यूटेड कॉस्ट को नहीं लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ मेटेलिटी कैन बी treated as a part of overhead। सिंपल सा चीज। एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी चार्ज ऑन प्रोडक्शन। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी। रॉयल्टी 23,000 रुपया का दे रहा है, 23,500 का, और डिजाइन चार्जेस दे रहा है 1,500 रुपया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब पूछेगा तो रॉयल्टी प्लस डिजाइन चार्जेस दोनों मिला के होगा 23,500 प्लस 1,500 2500 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेट टू डेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या चीज से रिलेटेड करता है, या मैन्युफैक्चरिंग हुआ प्रोडक्ट का या सर्विस दिया जाएगा, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। पेनल्टीज पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी shall not be from part of direct expenses। यदि पेनल्टी दे रहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, डैमेज चार्जेस कोई डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेट टू डेज फ्रॉम पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। याद है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्ट का होगा तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर ब्रॉट आउट रिसोर्सेज शेल बी डिटरमाइंड एट इनवॉइस प्राइस पे निकाला जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड लमसम शेल बी एमोटाइज। याद है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि लमसम कर देंगे तो उसको कुछ साल में एमोटाइज कर लिया जाएगा, 5 साल 10 साल में। Which of the following method smooths out the effect of fluctuations which materials price fluctuate widely? Weighted average। याद देखिए weighted average मेथड जो है प्राइस का फ्लक्चुएशंस को स्मूथ कर देता है, याद रखिएगा। Which of the following method smooths out the effect of fluctuations when material price fluctuate widely? यदि material price उसका एवरेज प्राइस निकाल लेता है। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्राइस, यदि प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है तो एक एवरेज प्राइस निकाल लिया जाता है, वो
उससे स्मूथ हो जाता है, स्मूथ मेथड मान लिया जाता है। व्हाट इज आइडियल टाइम? टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क। जब वर्कर बैठे रहते हैं काम बंद करके, उसी को आइडियल टाइम बोलते हैं। टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, ऑफ देयर वर्क मतलब वर्क बंद है, ऑन नहीं है, ऑफ है। क्वेश्चन नंबर 16, ये एक तो थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें 3 खर्चा दिया है इंश्योरेंस का, बोलता है किस हेड में जाएगा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी फॉर इंश्योरेंस होगा, प्लांट एंड मशीनरी फॉर प्रोडक्शन का प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। फिनिश गुड्स इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, और व्हीकल्स का यदि कुछ इंश्योरेंस होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा। ये चैप्टर इतना ही है, नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है। थैंक यू। चैप्टर 5 आगे एमसीक्यू करेंगे, फिर थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 स्टैंड फॉर, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर है। ऑप्शन में दिया है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, जॉइंट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आंसर होगा नन ऑफ दैट, कोई सा भी नहीं, क्योंकि ये क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर है। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 स्टैंड फॉर, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर के ऊपर है, याद रखिएगा। Standard deals with the principle and method of determining the manufacturing cost of excisable goods। याद रखिए manufacturing cost of excisable goods, cost accounting standard 22। Question number 4, standard deals with determinations of average transportation cost। याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आते ही cost accounting standard 5 हो जाएगा। Standard deals with the principle and method of determining depreciation and amortization, depreciation and amortization cost, cost accounting standard 16 है। अब देखिए fill in the blank, cost accounting standard 9, cost accounting standard 9 पैकिंग मटेरियल कॉस्ट के ऊपर है। The days of the CASB माने एक तो सेंट्रल बोर्ड है, याद रखिए, will be nominated by the Council of the Institute of Cost Accountant of India। The chairman of the CASB will be nominated by the Council of the Institute of Cost Accountant of India। Very simple question। Days nominees from the regulatories like CAG, RBI to the CASB board, यार कि 4 नॉमिनी होता है रेगुलेटरीज लाइक, यार ये सब रेगुलेटरीज में 4 नॉमिनीज होता है, याद रखिएगा। CAG, RBI हो गया, टू द CAB बोर्ड को 4 नॉमिनी रिप्रेजेंट करता है। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, याद रखिए कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर के लिए कोस्ट अकाउंटिंग 13, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है। द फंक्शन ऑफ CASB मतलब जो सेंट्रल बोर्ड का क्या फंक्शन है, इज टू असिस्ट द मेंबर इन प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म कोस्ट स्टेटमेंट। याद देखिए कॉस्ट, याद देखिए मेंबर्स लोगों को क्या चीज में मदद करता है, कोस्ट स्टेटमेंट में बनाने के लिए, ठीक है। विच स्टैंडर्ड डील्स विद प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। स्पॉइलेज दैट ऑक्योर अंडर इनएफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस and it generally controllable is called abnormal spoilage। याद रखिए inefficient operating conditions, याद रखिए inefficient operating condition के कारण जो spoilage generate होता है वह abnormal होता है, याद रखिएगा। Absolute 10 किलोमीटर is an example of composite unit of transport sector। याद रखिए 10 किलोमीटर आते ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर आ जाएगा, याद रखिएगा। Which among the following methods are used when standardized product are manufactured under a series of interconnected operation process costing method? ये चैप्टर 1 में कराया मैंने, ये भी कराया। देखिए for a toy manufacturing company which among the following is most suitable? batch costing suitable है। batch costing method is suitable for pharma industry। देखिए 2 थ्योरी क्वेश्चन आया है। How would you treat overtime in cost records एज पर cost accounting standard 7? याद रखिए overtime का क्या ट्रीटमेंट है, बोलता है when overtime is work due to urgency of the work। overtime क्यों हुआ कि काम का अर्जेंसी था, इसी के कारण हुआ। यदि काम का अर्जेंसी के कारण यदि overtime हुआ है तो इसको क्या डायरेक्ट लेबर का पार्ट मान लेंगे। याद रखिए द बेसिक पेमेंट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर का पार्ट है और प्रोडक्शन के साथ चार्ज हो जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट के साथ चार्ज हो जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ चार्ज हो जाएगा, अर्जेंसी नेचर का ओवरटाइम। यदि ओवरटाइम, इफ द ओवरटाइम इज स्पेंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के रिक्वेस्ट में हुआ है, then the entire amount is treated as a direct wages and should be charged to the job। ये भी
या देखिए कस्टमर का रिक्वेस्ट के कारण ओवर टाइम हुआ है तो ये भी डायरेक्ट वेजेस का पार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अर्जेंसी नेचर में हुआ है तो भी ये डायरेक्ट लेबर का चार्ज पार्ट हो जाएगा। When the overtime is work due to lack of capacity, a general policy of the company, ये कंपनी का जनरल पॉलिसी था, एबनॉर्मल सिस्टम नहीं था, नॉर्मल सिस्टम था, तब भी वो डायरेक्ट वेजेस का पार्ट हो जाएगा। या देखिए नॉर्मल सिचुएशन में डायरेक्ट वेजेस का पार्ट हो जाएगा और प्रोडक्शन ओवरहेड में चल जाएगा, याद रखिएगा, ओवर टाइम, याद रखिएगा। लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन में वो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होता है, याद रखिए, बस इतना याद रखना। ओवर टाइम वर्क ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल कंडीशन में कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होता है, बस। नॉर्मल सिचुएशन में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा और प्रोडक्शन में चार्ज हो जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर चल जाएगा, लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन में कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा ओवर टाइम। अब देखिए क्वेश्चन और आया, व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज डिफाइंड अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। 10 के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या डिफाइन किया गया, उसका जनरल प्रिंसिपल क्या है। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड है या रेंडरिंग ऑफ सर्विस से रिलेटेड है, विच कैन बी आइडेंटिफाइड और लिंक विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और लिंक किया जा सकता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, उसी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। याद रखिए प्रोडक्शन का खर्चा हो या रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो, जो आइडेंटिफाई, जो लिंक रखता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जनरल प्रिंसिपल में आपको 3 प्रिंसिपल याद रखना है, 2, 3, 4 पॉइंट याद रखिए, या पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 से 4 पॉइंट याद रखिए, काफी है। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर ब्रोट आउट रिसोर्सेज शेल बी डिटरमाइंड एट द इनवॉइस प्राइस। या देखिए ब्रोट आउट रिसोर्सेज का होगा इनवॉइस प्राइस के बेसिस में कैलकुलेट होगा, जिसमें टैक्सेस भी मिला लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड इन लम सम, यदि डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक बार में खर्चा किया जाए तो वो एमोटाइज होगा, फिर एमोटाइज होगा नंबर ऑफ ईयर के बेसिस में। याद रखिए एमोटाइज ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड आउटपुट, जितना आउटपुट हुआ है उसके बेसिस में उसको एमोटाइज करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लमसम को एमोटाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। फिनेंशियल कॉस्ट इंकर्ड इन कनेक्शन विद सेल्फ जनरेटेड और प्रोक्यूर रिसोर्सेज, या देखिए सेल्फ जनरेटेड होगा फिनेंशियल कॉस्ट जो इंकर्ड होगा इन कनेक्शन विद सेल्फ जनरेटेड रिसोर्सेज के कारण, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं मानेंगे, सेल नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक लास्ट, यदि आपको कोई सब्सिडी और या इंसेंटिव मिलता है विथ रेस्पेक्ट टू कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रिगार्ड में, सब्सिडी इंसेंटिव हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस से लेस होगा। ये चैप्टर इतना ही है, नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं। चैप्टर 6 का एमसीक्यू एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 1, Which of the following item is not excluded while preparing a cost sheet? याद रखिएगा कौन सा आइटम एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। Which of the following item is not excluded, एक्सक्लूड नहीं होगा जब cost sheet बनाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये सबको चूज करके लिखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। Which of the following are direct expenses? कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, ड्राइंग, कॉस्ट ऑफ ड्राइंग, कॉस्ट ऑफ लेआउट, कॉस्ट ऑफ हायर चार्जेस, हायर ऑफ टूल्स एक्सेट्रा, सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। Which of the following item is not included in preparation of cost sheet? cost sheet प्रिपरेशन करते समय नहीं लेते इंटरेस्ट पेड, ये फिनेंशियल रिकॉर्ड्स में आता है, कॉस्ट शीट में नहीं आता है इंटरेस्ट पेड, याद रखिएगा। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, सिर्फ टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को ही प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा तो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा, वर्क कॉस्ट हो जाएगा। Which of the following is not an element of work overhead? सेल्स मैनेजर सैलरी एक एलिमेंट नहीं है वर्क ओवरहेड का, याद रखिएगा। For the purpose of cost sheet preparation, cost are classified based on function के बेसिस में cost का क्लासिफिकेशन होता है cost sheet preparation के समय। Salary paid to an office supervision is a part of administrative cost, याद रखिएगा। Audit fee paid to cost auditor is a part of administration cost, सिंपल सा चीज है। A company has a set up a laboratory for testing of the product for compliance with standard. प्रोडक्ट का क्वालिटी टेस्ट करने के लिए एक तो लैब हम लोग ने बिठाया है, और सैलरी ऑफ दिस लेबोरेटरी स्टाफ, जो सैलरी दिया जाएगा लेबोरेटरी स्टाफ को, वो क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट होगा, याद रखिएगा। कैंटीन एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर को कैंटीन एक्सपेंसेस दिया जा रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा, याद रखिए कहाँ का वर्कर है वो देखना। Which of the following does not form part of prime cost? Cost of packing prime
कॉस्ट का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है। A companies pay royalty to state government on the basis of production, याद रखिए रॉयल्टी का पेमेंट हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, याद रखिए। इन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस shown only in a financial accounted are, जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल अकाउंट में जो खर्चा रहता है वो एडेड हो जाता है, याद रखिएगा। एक्सपेंसेस shown only in financial accounts are added to financial profit, सिंपल सा चीज है। In reconciliation statement expenses shown only in cost accounted are deducted from financial profit, सिंपल सा चीज है। In reconciliation statement transfer to reserve क्या होगा, एड होगा फाइनेंशियल प्रॉफिट के साथ। In reconciliation statement income shows only in financial accounts are, जो इनकम शोज होता है फाइनेंशियल अकाउंट में डिडक्ट होगा फाइनेंशियल प्रॉफिट में। In reconciliation statement closing stock undervalued, याद रखिएगा, यदि क्लोजिंग स्टॉक अंडरवैल्यूड है इन फाइनेंशियल अकाउंट में एडेड होगा फाइनेंशियल प्रॉफिट में, अंडरवैल्यूड है क्योंकि। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ये 4-5 क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम सेपरेट लेजर आर मेंटेन फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड, याद देखिए नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में सेपरेट लेजर बनाया जाता है कॉस्ट अकाउंट्स का एंड फाइनेंशियल अकाउंट का। Under non-integrated accounting system, the accounts made to complete double entry is जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज डेबिटेड, परचेज जो जितना भी परचेज का चीज रहेगा डेबिट होगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में, याद रखिएगा। व्हेन कॉस्टिंग लॉस इज 5600, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर अब्जॉर्प्शन, याद रखिए यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर अब्जॉर्प्शन होगा तब लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा 5600, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है और अंडर अब्जॉर्प्शन हो गया ये भी माइनस में है, तो 5600 माइनस 600 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 6200 हो जाएगा लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी एडेड टू कॉस्टिंग पीएल टू अराइव एट फाइनेंशियल प्रॉफिट, याद रखिए ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड एड होता है और अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड लेस होता है। थैंक यू, चैप्टर इतना ही। चैप्टर 7 मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग इज यूज इन, जॉब कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है, देखिए फर्नीचर मेकिंग में, रिपेयर शॉप में, प्रिंटिंग प्रेस में, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सब जगह जॉब कॉस्टिंग यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन, इन ए जॉब कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर एक्युमुलेटेड, या देखिए जॉब कॉस्ट सिस्टम में कॉस्ट जो है एक्युमुलेटेड होता है बाय स्पेसिफिक जॉब के बेसिस में, याद रखिएगा कॉस्ट सिस्टम में कॉस्ट को एक्युमुलेशन किया जाता है स्पेसिफिक जॉब के बेसिस में, बाय स्पेसिफिक जॉब। द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म इज जॉब कॉस्टिंग, याद रखिए द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम, कौन सा मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम है जहां पर व्हेन द प्रोडक्ट डिफर इन ए टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म, प्रोडक्ट डिफर करता है टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म से, उसको बोलते हैं जॉब कॉस्ट। इसको मैं आगे भी बताऊंगा, अच्छा से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आगे इसका डिटेल में एनालिसिस है इस क्वेश्चन का। कॉस्ट प्राइस इज नॉट फिक्स इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, या देखिए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट प्राइस फिक्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, देखिए सारा खर्चा जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डायरेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। Cost plus contract is usually enter into those cases where cost of certified and uncertified रहता है। Cost plus contract is usually enter into those cases where cost of certified and work plus uncertified given. In order to determine cost of the product or service, different business firm follow different method of costing, याद रखिए in order to determine cost of the product or service अलग अलग फर्म अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज करते हैं। in case product produce or job undertaken are of diverse nature the system of costing to be used is job costing। जब प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जॉब हम लोग अंडरटेक कर रहे हैं दोनों डाइवर्सिफाई नेचर का है, डाइवर्स नेचर का है, तब जॉब कॉस्टिंग का कंसेप्ट को यूज किया जाता है। जॉब कॉस्टिंग क्या है, इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन रेपिटेटिव प्रोडक्ट। यदि नॉन स्टैंडर्ड और नॉन रेपिटेटिव प्रोडक्ट होगा तो जॉब कॉस्टिंग यूज होगा। बेच कॉस्टिंग इज ए टाइप ऑफ, बेच कॉस्टिंग के एक प्रकार का जॉब कॉस्टिंग है,
याद रखिएगा, बेच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में एक बेसिक डिफरेंस है। बेच कॉस्टिंग में कॉस्ट यूनिट बेच रहता है और जॉब कॉस्टिंग में कॉस्ट यूनिट जॉब रहता है। जॉब के बेसिस में होता है, ये बेच के बेसिस में होगा। बेच कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट अंडर जॉब कॉस्टिंग एक्सेप्ट, एक ही डिफरेंस है, विद द डिफरेंशियल दैट बेच बिकम्स द कॉस्ट यूनिट इंस्टेड ऑफ जॉब। याद रखिए, बेच कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है जॉब कॉस्टिंग के कंपेयर में, यहाँ जो कॉस्ट यूनिट है बेच होगा बस। इकोनॉमिक बेच क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ द बेच ऑफ प्रोडक्शन। ईओक्यू या इकोनॉमिक बेच क्वांटिटी उस साइज को बोलते हैं जहां पर कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा और सेटिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा। याद रखिएगा, कैरिंग कॉस्ट और सेटिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा, उस ऑर्डर साइज को इकोनॉमिक बेच क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे। जॉब कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट अंडर बेच कॉस्टिंग एक्सेप्ट, जॉब कॉस्टिंग बेच कॉस्टिंग की तरह सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जॉब जो है जॉब बिकम ए कॉस्ट यूनिट। याद रखिए, कॉस्ट यूनिट जॉब होगा, बेच कॉस्टिंग में कॉस्ट यूनिट बेच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर यूज इन जॉब कॉस्टिंग टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू ए जॉब, मटेरियल रिक्विजिनिस्ट। याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जॉब कॉस्ट शीट में बी यूज फॉर eliminating profit of job। याद रखिए, सिंपल सा चीज है, फिल इन द ब्लैंक में आ जाइए। देखिए, कॉस्ट ऑफ डेज इज नॉट बोर्न बाय गुड्स यूनिट। याद रखिए, एबनॉर्मल लॉस को बियर नहीं करता है नॉर्मल यूनिट। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज नॉट बोर्न बाय ए गुड यूनिट। इफ द एक्चुअल लॉस इन ए प्रोसेस इज लेस देन द नॉर्मल लॉस, एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से भी कम है तब एबनॉर्मल गेन हो गया। याद रखिएगा, एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम है तब एबनॉर्मल गेन कम है। याद रखिएगा, डेज कॉस्ट आर इंकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट आर इंकर्ड। याद रखिएगा, द डेज प्रोडक्ट जनरली हैज ए ग्रेटर सेल वैल्यू देन बाय प्रोडक्ट द मेन प्रोडक्ट जनरली हैज ए ग्रेटर वैल्यू, मेन प्रोडक्ट का हमेशा ग्रेटर वैल्यू होता है बाय प्रोडक्ट के कंपेयर में। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शोज द पर यूनिट कॉस्ट एलिमेंट वाइज, पर यूनिट कॉस्ट याद है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में एलिमेंट वाइज बताता है। टू प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्शन, दो मेथड है इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्शन का, फीफो मेथड एंड एवरेज मेथड। याद देखिए, दो मेथड है इवेल्युएट करने का प्रोडक्शन को, फीफो मेथड एंड एवरेज मेथड। इन हॉस्पिटल द कॉस्ट यूनिट इज पर बेड, हॉस्पिटल में कॉस्ट यूनिट क्या पर बेड के बेसिस में कैलकुलेशन होता है। इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द कॉस्ट यूनिट इज किलोवाट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में कॉस्ट यूनिट किलोवाट है। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन अंडरटेकिंग, गैस कंपनी सिनेमा हॉल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज करता है, हॉस्पिटल सब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज करता है। इन मोटर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, टू एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड इंश्योरेंस, दो एग्जांपल है मोटर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में। या देखिए, मोटर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट का दो एग्जांपल है, एक इंश्योरेंस और डिप्रिसिएशन, दोनों फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, का मेन एडवांटेज क्या है। देखिए, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है। अंडर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम ओनली वन सेट ऑफ अकाउंट्स बुक्स आर मेंटेन्ड अंडर फिनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड, एक सेट ऑफ अकाउंट्स बनता है फिनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड का इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में। दोनों अलग अलग नहीं होगा, एक सेट ऑफ अकाउंट्स बनेगा, एक ही अकाउंट बनेगा फिनेंशियल और कॉस्ट रिकॉर्ड को बना के मिला के। दिस अकाउंट्स आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड अकाउंट, उसी को इंटीग्रेटेड अकाउंट बोलते हैं। दिस मेथड रिक्वायर कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल रिसीव पेमेंट एसेट एंड लायबिलिटी, सारा डिटेल चाहिए, रिसीव पेमेंट एसेट एंड लायबिलिटी, फिनेंशियल रिकॉर्ड का सारा डिटेल, कॉस्ट रिकॉर्ड का सारा डिटेल, वो दोनों को मिला के एक ही अकाउंटिंग कर देने को इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। एडवांटेज क्या, सेंट्रलाइज ऑफ अकाउंटिंग, एक ही जगह अकाउंट्स आ गया, फिनेंस का कॉस्ट का, लेस टाइम कंज्यूमिंग हुआ क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं बना। इट इज ए सिंपल मेथड, सिंपल मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, ये टाइम को सेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग का डिफरेंस क्या है। देखिए, जॉब कॉस्टिंग में बोलता है ईच जॉब इज कैरिड आउट अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर होगा तभी हम जॉब करेंगे, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं है, प्रोसेस एकदम कंटिन्यूअस नेचर का है, कंटिन्यूअस फ्लो का है। ईच जॉब में भी, हर एक जॉब अलग अलग होता है, लेकिन प्रोसेस एक तो होमोजेनियस नेचर का होता है, हर प्रोसेस सेम टाइप का होता है। द कॉस्ट सेंटर, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर जॉब है, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर प्रोसेस है। कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड असर्टेन फॉर ईच जॉब सेपरेटली, हर जॉब का कॉस्ट सेपरेटली निकाला जाता है, हर प्रोसेस का कॉस्ट सेपरेटली निकाला जाता है। ये चार याद रखने से काम खत्म।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 8 मार्जिनल कॉस्टिंग का एमसीक्यू करा रहे, ध्यान से सुनिएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इंक्लूड प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। याद देखिए, जब मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ लिया जाता है, फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया जाता है। फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लेते हैं। तो याद रखिएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इंक्लूड प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगा, नॉट फिक्स कॉस्ट। याद रखिए, फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज इन रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स ओवरहेड। याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड को भी लिया जाता है टोटल कॉस्ट के अंदर, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं टोटल कॉस्ट के अंदर। फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट बोलते हैं फिक्स कॉस्ट को। याद रखिएगा, व्हेन सेल्स एंड प्रोडक्शन आर इन यूनिट आर सेम, यदि सेल्स एंड प्रोडक्शन इन यूनिट, प्रोडक्शन जितना यूनिट हुआ और सेल्स जो है सेम हो गया, देन प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वल हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ, क्योंकि सेम है, सेल्स और प्रोडक्शन सेम यूनिट है। इसीलिए याद रखिए, जितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही यूनिट बेच रहे हैं आप, तब मार्जिनल कॉस्टिंग का जो आंसर आएगा वो एब्जॉर्प्शन माने प्रॉफिट जो आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में वो सेम ही आ जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। याद रखिएगा, व्हेन सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन, यदि सेल एक्सीड हो गया प्रोडक्शन से, जितना यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उससे ज्यादा हम सेल कर दिए हैं, तब याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हायर आएगा एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट चेंज करने के लिए क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है? चेंज इन सेलिंग प्राइस एकदम इफेक्ट करेगा, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ये भी इफेक्ट करेगा। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इफ सेल्स आर रुपीज 90,000, सेल्स 90,000 दिया है, वेरिएबल खर्चा आपका 75% दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? सेल्स से आप वेरिएबल खर्चा को माइनस कर देंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स फिक्स पर यूनिट। याद देखिए, वेरिएबल कॉस्ट जो रिमेन्स हर फिक्स रहता है हर यूनिट के बेसिस में। याद रखिए, हर यूनिट का सेम वेरिएबल खर्चा होता है। इफ सेल्स आर रुपीज 1.5 लाख, सेल्स आपका 1.5 लाख रुपया दिया है, वेरिएबल खर्चा 50,000 दिया है, पीवी रेशियो बोला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड कर देंगे, पीवी रेशियो आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स फॉलो द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मार्जिनल कॉस्टिंग बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन करता है। पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ देयर इज अ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। या देखिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा तो पीवी रेशियो बढ़ जाएगा। द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग इज एडॉप्टेड। डिफरेंशियल कॉस्टिंग का टेक्निक को कब एडॉप्ट करेंगे? टू अ सर्टेन पीवी रेशियो नहीं, टू अ सर्टेन मार्जिनल कॉस्ट नहीं। आंसर हो गया नन। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव, दो अल्टरनेटिव का जो डिफरेंस है कॉस्ट का उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव इज नोन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख दिया है, सेल्स इतना दिया है, पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड कर देंगे, पीवी रेशियो आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इज 40%, पीवी रेशियो आपको निकालना है। सिंपल सा चीज है, यदि ये 40% है तो 100 माइनस 40% 60% इज पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दिया है, पीवी रेशियो दिया है, कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दीजिएगा। सिंपल सा चीज है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय सेल्स करके और ब्रेक इवन पॉइंट आपका निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट से आप डिवाइड कर देंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशंस को। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 8 9। थैंक यू। चैप्टर 9 एमसीक्यू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज अनफेवरेबल वेरिएंस। यदि आपका एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा होगा उसको अनफेवरेबल वेरिएंस बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड को जितना लगना चाहिए उससे भी ज्यादा हो गया खर्चा, तो अनफेवरेबल हो गया आपके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंट बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस को वेरिएंस बोलते हैं। सिंपल सा चीज है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसको वेरिएंस बोलते हैं, इसीलिए वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है दोनों का कॉस्ट को लेके। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज, स्टैंडर्ड कॉस्ट किस लिए यूज होता है? एज ए बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल
थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज होता है प्राइस फिक्सेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल के लिए, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज होता है प्राइस फिक्सेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल के लिए। कैसे होता है? वेरिएंस एनालिसिस को यूज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिए। The cost of the product determined at the beginning of the production under standard cost system, याद रखिए, अंडर स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम में यदि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहे हैं स्टार्टिंग में, उसको प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बोलते हैं। एकदम सिंपल सा लॉजिक है ये। द डेविएशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को वेरिएंस बोलते हैं, और डेविएशन होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में जो हम कंपैरिजन करेंगे उसको वेरिएंस एनालिसिस बोलेंगे, ठीक है। फ्रॉम कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, द स्टैंडर्ड मोस्ट कॉमनली यूज इज, जो कॉमनली बहुत कॉमनली स्टैंडर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, को सबसे ज्यादा यूज करते हैं कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन मोर देन वन मटेरियल इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंस यूज, कौन सा वेरिएंस जो हम लोग यूज करेंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। याद रखिए, नाम से समझ में आ रहा है मिक्स वेरिएंस मतलब एक से ज्यादा मटेरियल यूज होगा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस का यूज करेंगे। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल इज 20, स्टैंडर्ड कंजप्शन पर यूनिट of production is 5 kg, standard material cost for producing 100 unit is 20 into 5 into 100 कर देंगे 10,000। सिंपल सा चीज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 15,000, while the actual cost of material use is 16,200। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या हो गया? 15,000 माइनस 16,200, नेगेटिव में एडवर्स 1200 हो गया। सिंपल सा चीज है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। याद रखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन, कॉस्ट वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस को ही कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मैंने प्रैक्टिकल में कराया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 10 kg, 8 रुपया करके दिया। 10 kg का 8 रुपया करके पर kg रेट है। एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज 800 kg। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल 800 को 10 के साथ इंटू कर दीजिए, काम खत्म। 8000 kg आएगा। मैंने ये प्रैक्टिकल में कराया है, ये प्रैक्टिकल सम सब वहां देख लीजिएगा आप सब, ठीक है। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये भी एक प्रैक्टिकल सम है। देखिए ये एक प्रैक्टिकल सम है, प्रैक्टिकल में ये देख लीजिएगा आप, अपने नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। एमसीक्यू चैप्टर 10 बजट कंट्रोल, ठीक है। बजट चैप्टर का एमसीक्यू एकदम ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सिंपल एमसीक्यू है इसका। बजट आर शोन इन टर्म्स, क्वांटिटेटिव एंड मटेरियलिस्टिक टर्म में बजट शो होता है। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट? प्रोडक्शन शेड्यूल मास्टर बजट का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बजट? बजट यूज करने का ये पोटेंशियल बेनिफिट क्या चीज नहीं है? मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट होता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म बजट? कैपिटल बजट को लॉन्ग टर्म बजट बोलते हैं। मटेरियल बिकम की फैक्टर, मटेरियल की फैक्टर हो सकता है यदि कोट रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट, यदि रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट होगा तो। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एज्यूम सिग्निफिकेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग बजट। फ्लेक्सिबल बजट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएंस कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है, याद रखिएगा। फ्लेक्सिबल बजट में फिक्स कॉस्ट को भी लिया जाता है इसीलिए, ठीक है। फिक्स बजट में नहीं लिया जाता है, तो दोनों कॉस्ट को कंसीडर करता है फ्लेक्सिबल बजट। थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होगा तो ये कंसीडर कर लेगा, यहाँ प्राइस का कोई फिक्सेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द बजट दैट इज प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो बजट प्रिपेयर होता है बजट विथ की फैक्टर बोलते हैं, याद रखिए। द बजट दैट इज प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड बजट विथ की फैक्टर। सेल्स बजट को फंक्शनल बजट बोलते हैं। सेल्स बजट इज आल्सो नोन एज फंक्शनल बजट। क्वेश्चन नंबर 9,
When a company want to prepare a factory overhead budget in which the estimated costs are directly derived from the estimates of activity level, which of the following budget should be prepared by the company? Flexible budget prepare होगा। याद रखिएगा, कंपनी फैक्ट्री ओवरहेड बजट बनाएगा, उस केस के समय जनरली फ्लेक्सिबल बजट ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट फैसिलिटी देता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट का जहां क्लासिफिकेशन का बात हो गया, जहां डिफरेंसेस का बात हो गया, फ्लेक्सिबल बजट आ जाएगा, याद रखिएगा। और जहां क्लासिफिकेशन का बात नहीं होगा वहां फिक्स बजट आ जाएगा। द एंटायर बजट ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल एंड हेडेड बाय ए सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसको बोलते हैं बजट कंट्रोलर के द्वारा सारा बजट जितना बजटेड ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रोल किया जाता है। याद रखिए, द एंटायर बजट ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल एंड हेडेड बाय ए सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसको बोलते हैं बजट कंट्रोलर। Which of the following is generally a long term budget? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट को लॉन्ग टर्म बजट बोलते हैं। A flexible budget require a careful study of fixed, semi variable and variable expenses। याद रखिए, फ्लेक्सिबल बजट क्या चीज का स्टडी करता है? फिक्स बजट का, सेमी वेरिएबल बजट का एंड सेमी फिक्स बजट का। याद रखिए, फ्लेक्सिबल बजट में तीन चीज कंसिडर है, फिक्स बजट, फिक्स एक्सपेंडिचर, सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर, सेमी फिक्स एक्सपेंडिचर और वेरिएबल एक्सपेंसेस। The basic difference between a fixed budget and flexible budget is that a fixed budget is concerned with a single level of activity। फिक्स बजट में सिर्फ एक ही एक्टिविटी होती है, while flexible budget is prepared for different level of activity। फ्लेक्सिबल बजट में मोर देन वन एक्टिविटी होती है। याद रखिए, फिक्स बजट में सिर्फ एक ही एक्टिविटी को कंसिडर किया जाता है, कंसर्न रखता है फिक्स बजट सिर्फ एक ही एक्टिविटी के साथ, फ्लेक्सिबल बजट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कंसर्न रखता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, बजट्स आर डेज प्लान, बजट्स का एक एक्शन प्लान है। द की फैक्टर इन बजट डज नॉट रिमेन द सेम एवरी ईयर, सेम नहीं रहता है, एकदम सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 3, केस बजट इज अ पार्ट ऑफ, क्या चीज का केस बजट पार्ट है? फिनेंशियल बजट का पार्ट है। डेज बजट आर सब्सिडरी टू मास्टर बजट, मास्टर बजट का कौन सब्सिडरी है? फंक्शनल बजट, सिंपल सा चीज है। डेज डील्स टू बजटिंग एंड बजटिंग लीड्स टू बजटरी कंट्रोल, फोरकास्टिंग। याद रखिए, फोरकास्टिंग लीड्स टू बजटिंग, याद रखिए, सिंपल याद रखना, फोरकास्टिंग लीड्स करता है बजटिंग के साथ। डेज कंट्रोल इन्वॉल्व चेकिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्यूरेट परफॉर्मेंस, बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व चेकिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब देखिए, लास्ट 3-4 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। द डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीड्यूर एटसेट्रा, बजट का सारा चीज जो प्रिस्क्राइब करता है कि बजट का ये ऑर्गेनाइजेशन होगा, बजट का ये प्रोसीड्यूर होगा, उसको बजट मैनुअल बोलते हैं। बजट इज ए डेस टू मैनेजमेंट, एक तो हेल्प करता है, एड टू मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल बजट फैक्टर फॉर कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर इज नॉर्मली सेल्स डिमांड, मार्केट डिमांड, लैक ऑफ डिमांड, कोई भी रीजन से हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, ए बजट इज ए प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन इन डेज, फिजिकल यूनिट हो सकता है, मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है। बजट इज ए प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स लिख दीजिएगा, ठीक है। ये बजट खत्म हुआ, थैंक यू।